वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज वक्फ कानून बनने के बाद में जुमे की पहली नमाज थी और जुमे की नमाज के बाद कई जगहों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पोस्टर बैनर के जरिए विरोध जताया है। लखनऊ से लेकर भोपाल, मुंबई तक प्रदर्शन हुआ है। कानपुर के नौबस्ता इलाके में जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पोस्टर लहराए। एक शख्स ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर एक्शन होगा। इसके पीछे कौन लोग हैं, वो पोस्टर कहाँ छपे थे, इसमें साजिश किसकी है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई इसमें की जाएगी। संभल में भी जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून पर ऐतराज जताया गया। साथ ही जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद बताने वाले एएसआई के बोर्ड पर भी आपत्ति जताई गई। लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। इजराइल हमले में मारे गए आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह चीफ की फोटो लगे पोस्टर भी उनके हाथों में थे। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। ले लिया उन्होंने तो छेड़छाड़ करके कब्जा हो गया, तो अब छेड़छाड़ क्या चीज होती है? छेड़छाड़ क्या चीज होती है? तो अब तुम पूरा कब्जा कर लिया, अगर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो पूरा ये है कि जितनी पुरातत्व विभाग में जितनी भी धार्मिक इमारतें हैं वो वक्फ में नहीं रहेंगी। जुमे की नमाज के बाद देश भर में प्रदर्शन हुआ है। नए वक्फ कानून के विरोध में मुंबई, भोपाल समेत अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल हिंसा केस में आज संभल एसपी ने लखनऊ जाकर न्यायिक जांच आयोग की टीम के सामने बयान दर्ज करवाए। करीब 3-4 घंटे तक सवाल जवाब का दौर जारी रहा। जांच आयोग ने 16 अप्रैल को एसपी सांसद वर्ग को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है और संभल हिंसा पर जांच आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल हिंसा केस में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई अपना बयान दर्ज करवाने लखनऊ पहुंचे। न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए संभल एसपी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। 3:30 बजे तक उन्होंने डिटेल में जितने भी मसले थे उन सब पे बातचीत की, उन सब के संतोषजनक जवाब भी दिए। उनके द्वारा जो एविडेंसेस, साक्ष्य और विवेचना में जो प्रगति है उसकी डिटेल्स मांगी थी, उन सारी डिटेल्स आयोग को दे दी गई है। आयोग के द्वारा उन सारे बयानों को नोट कर लिया गया है। आयोग के सदस्य और पूर्व डीजीपी एके जैन ने बताया कि 16 तारीख को संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जो सांसद संभल हैं और लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों के लिए हमने 15 तारीख नियत किए हैं और 16 तारीख को माननीय सांसद और जो और लोग हैं उनको बुलाया है। संभल हिंसा की जांच न्यायिक आयोग लगातार कर रहा है। जल्द ही सभी बयानों को दर्ज कर आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अलीगढ़ में अखिलेश यादव के पहुंचने पर जहां समर्थकों ने नारे लगाकर स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज के लोगों ने अखिलेश का विरोध जताया। अलीगढ़ में हुए विरोध को लेकर अखिलेश ने तंज कसा। अखिलेश ने कहा, बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए ध्यान भटकाती है। अलीगढ़ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहुंचने पर जहां एक तरफ समर्थकों ने नारे लगाकर स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज के लोगों ने अखिलेश यादव का विरोध जताया। हाथों में काले झंडे लेकर विरोधी नारे लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं इस बीच अलीगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। उस संविधान पे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है। क्षत्रिय समाज के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए ध्यान भटकाती है। संविधान को लगातार नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
आतंकी तहव्वुर राणा पर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस में ही तहव्वुर राणा पर दो फाड़ दिख रही है। वहीं कांग्रेस के बयानों पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के समय आतंकी हमले हुए, अब बीजेपी आतंकियों को सजा दिलाने देश लेकर आई है और इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तहव्वुर राणा को लेकर कांग्रेस में ही दो फाड़ दिख रही है। जहां कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कसाब की तरह उसे भी पूरे ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, वहीं सुशील कुमार शिंदे ने मौजूदा सरकार के काम की तारीफ की है। राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम प्रयास कर रहे थे उसको लाने के लिए, क्योंकि ये 26/11 का जो मामला था वो डिगअप करना बहुत जरूरी है, आज भी जरूरी है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की ध्यान भटकाने की साजिश बताया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तहव्वुर राणा को जेल लाया गया है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कर। किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर। कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहव्वुर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फर्क इतना ही है, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। बीजेपी का कहना है कि आतंकियों को बिरयानी खिलाना कांग्रेस का कल्चर है, बीजेपी का कल्चर उन्हें सजा दिलवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और ये पीएम मोदी का 50वां काशी का दौरा था। इस मौके पर एक जनसभा में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बड़ा प्रहार किया। देखिए। पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही अधिकारियों से गैंगरेप की घटना के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, मंडल आयुक्त और डीएम से इस घटना पर डिटेल जानकारी ली। मंत्री ने पूछा कि अब तक इसमें कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कार्रवाई हुई है। इस पर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, डीएम और मंडलायुक्त की ओर से बताया गया कि इसमें तो कुल 23 आरोपी थे, जिसमें 12 नामजद आरोपी थे। सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। जो अज्ञात बाकी 11 आरोपी हैं, उनकी तलाश के लिए कई टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। कुछ दिन पहले शहर में गैंगरेप की घटना हुई थी। वाराणसी में 19 साल की लड़की से 23 लड़कों ने गैंगरेप किया था। 6 दिनों तक अलग अलग जगहों पर रेप किया गया। 29 मार्च को लड़की के दोस्त ने पहले उसका रेप किया, उसके बाद लड़के और जगह बदलते रहे। 6 दिनों तक 23 लड़कों ने रेप किया। पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद और 11 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने अब तक 12 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पीएम मोदी ने सभी दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा, ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये पीएम मोदी का 50वां काशी का दौरा था। इस मौके पर एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। अपने 50वें दौरे पर काशी में पीएम मोदी ने 3,884 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि काशी मेरी है और मैं काशी का हूँ। मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब
पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है, जोने काशी के स्वयं महादेव चलावलन आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। इस मौके पर पीएम मोदी ने परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं। उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे को लेकर गंगा घाट पर उनके स्वागत और लंबी उम्र के लिए आरती की गई। इस मौके पर लोगों ने पीएम मोदी के बैनर लेकर नारे भी लगाए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के भाषण से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और काशी की तारीफ की। सीएम योगी ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा, महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु काशी पहुंचे थे। पीएम मोदी के काशी कार्यक्रम में सीएम योगी भी साथ रहे। अपने संबोधन में सीएम योगी ने महाकुंभ का जिक्र किया। सीएम योगी ने बताया कि महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु काशी भी पहुंचे थे। काशी में भी एक महासमागम श्रद्धालु जनों का, बाबा के भक्तों का दिखाई दे रहा था और इस दौरान 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां पर आकर के बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में दर्शन करके पुण्य के भागीदार बने थे। सीएम योगी ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरह महाकुंभ ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। महाकुंभ की सफलता, उसकी भव्यता और उसकी दिव्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जो विकास पिछले 11 साल में काशी का हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं बीजेपी ने विपक्ष के पीडीए फॉर्मूला को डाउन करने के लिए जनता के पास डायरेक्ट जाकर अपनी योजनाओं के बारे में बताने का फैसला किया है। मिशन गांव गली और वार्ड चलो अभियान जारी किया गया। 13 अप्रैल तक पूरे उत्तर प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलेगा। 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शामिल होंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले के खिलाफ सरकार और संगठन सीधे जनता के द्वार जाएंगे। बीजेपी ने गांव गली और वार्ड चलो अभियान शुरू किया है। जो योगी सरकार के मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव चलो अभियान में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि उत्तर प्रदेश के गाँवों में डोर टू डोर जाकर जनता से संवाद करना है। आम जो वोटर है उससे सीधे बातचीत करनी है। डबल इंजन सरकार के जो कामकाज हैं वो जनता को बताने हैं। बीजेपी के लिए इस अभियान का मकसद जातियों में बटे हिंदू समाज को एकजुट करना है। विकास योजनाओं के सहारे बीजेपी पिछड़े वर्ग में पैठ बनाने में जुटी है। वहां बूथ समिति की बैठक करेंगे, वहां लाभार्थियों से संपर्क करेंगे, लाभार्थियों के साथ चौपाल करेंगे और बाद में उस गांव में या उस वार्ड में पार्टी एक शोभा यात्रा निकालेगी, एक जुलूस निकालेगी। बीजेपी 13 अप्रैल तक यूपी में गांव गली और वार्ड में जनसंपर्क अभियान चला रही है। बीजेपी के अभियान में सरकार और संगठन समेत 40,000 कार्यकर्ता हर रोज गांव, वार्ड और गली में पहुंच रहे हैं। इस अभियान में सीएम योगी 13 अप्रैल को गोरखपुर में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अयोध्या के राम मंदिर परिसर में राम जन्मभूमि आंदोलन की झलक भी नजर आएगी। मंदिर परिसर में पीतल की विशेष प्लेटें लगाई गई हैं। राम मंदिर में लगाई गई इन पीतल की प्लेट्स में राम मंदिर के ऐतिहासिक आंदोलन की घटनाओं के बारे में बताया गया है। पिछले साल राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन रामलला के विराजमान होने में दशकों का संघर्ष शामिल रहा। राम मंदिर की भव्यता तो देखते ही बनती है, वहीं अब यहाँ इतिहास की गूंज भी सुनाई देती है। मंदिर परिसर में पीतल की सुंदर प्लेटें लगाई गई हैं, जिन पर राम जन्मभूमि आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं को उकेरा गया है। इसमें मुगल आक्रांताओं के मंदिर को तोड़ने से लेकर दूसरी तमाम बातों का जिक्र है। बाकायदा इसको एक डिस्प्ले लगाया गया है जो पीतल के प्लेट पर है और लंबे समय तक ये सुरक्षित रहेगा। रामलला के परिसर में आने वाले राम भक्त अब राम मंदिर के 500 वर्षों के संघर्ष को तो करीब से जान ही सकेंगे। इसके अलावा आंदोलन में कब क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें घटना घटित हुई, ये पूरा घटनाक्रम उस प्लेट पर दर्शाया गया है। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट की मंशा है कि आगामी पीढ़ी राम मंदिर के संघर्ष को जाने। राम मंदिर के 500 सालों के संघर्ष को श्रद्धालु जान पाएंगे। यहाँ राम मंदिर के इतिहास को बारीकी से दर्शाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित किया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर दशकों बाद बना है, जिसे लेकर कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। राम मंदिर का इतिहास हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, तो वहीं अब उन्हें ऐतिहासिक जानकारी भी मिल पाएगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और यूपी में जिस तरह से मौसम में चाल बदली है, उसके साइड इफेक्ट भी दिख रहे हैं। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं आई हैं सामने। आसमानी बिजली गिरने के वीडियो भी सामने आए हैं, जो कि बेहद ही दहशत में डालने वाले हैं। कई लोगों को इसमें जान जाने की तस्वीरें भी देखी गई और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए हैं। संत कबीर नगर से आई इन हाहाकारी तस्वीरों को देखिए। कैसे एक हरा भरा पेड़ आग के आगोश में है। आग की लपटें उसे भस्म करने को आमादा है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट बदली, जिससे कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश और ओले भी गिरे। पेड़ में जो आग लगी हुई दिख रही है, वो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से लगी है। हरा पेड़ धू धू कर जल रहा है। दुधारा थाना इलाके के छपिया छितौना गांव का ये मंजर है। इस घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। अब ये तस्वीरें देखिए जो बिहार के नवादा से आई हैं। तेज हवाएं चल रही हैं और एक पेड़ आग से घिरा हुआ है। मौसम में हुए अचानक बदलाव की वजह से जगह जगह आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आईं। कहा जा रहा है कि नवादा के अलग अलग इलाकों में वज्रपात की वजह से कई पेड़ झुलस गए। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लखीमपुर खीरी में बिजली गिरने से विशालकाय सागौन के पेड़ के परखच्चे उड़ गए। काफी दूर तक पेड़ की टहनियां भी गिरी। जिस वक्त बिजली गिर रही थी, लोगों ने काफी दूर से उसकी आवाज सुनी थी। गोला गोकर्णनाथ के अलीगंज कस्बे की यह घटना है। अमेठी में भी आसमानी बिजली ने कहर बरपाया। 64 साल की महिला खेतों में गेहूं की फसल काटने गई थी, लेकिन तभी आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। घटना अमेठी कोतवाली इलाके की है। वहीं सिद्धार्थ नगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक 40 साल के मजदूर की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि घटना के वक्त वो एक चाय की दुकान पर था, तभी जोर से बिजली कड़की और वो उसकी चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मजदूर के घर में कोहराम मचा है। वहीं खराब मौसम से दूसरे किसान भी घबराए हुए हैं। सीतापुर में बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो खेत से काम करके घर वापस आ रहा था। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वो दम तोड़ चुका था।
यूपी में आकाशीय बिजली से 5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक तरफ जहां आसमानी बिजली लोगों की जान ले रही है, तो वहीं बारिश खेतों में खड़ी फसल को खराब कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।